देखो, डेंगू के हमने दो लेक्चर पढ़ रखे हैं। एक डेंगू शॉक सिंड्रोम, सॉरी, पहला फर्स्ट लेक्चर था जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड डेंगू था, और सेकंड लेक्चर जिसमें कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है, जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक, तो डेंगू जो सेकंड लेक्चर है हम लगभग टोटल कर चुके हैं, उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रह गया था और ट्रीटमेंट रह गया है। ठीक, तो इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करा सकते हैं? देखो, NS1 करा सकते हैं, एंटीबॉडीज़ टेस्ट करा सकते हैं, और कंप्लीट ब्लड काउंट्स। ये तीनों जो हैं हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट लेक्चर में से देख लें। ठीक, और जैसे हेमेटोक्रिट्स वैल्यू जो होती है, तो डेंगू हेमरेजिक फीवर ये घट के आती है इसमें, और डेंगू शॉक सिंड्रोम में ये बढ़ के आती है। ठीक, तो ये मैंने जो करा रखा है ये सेकंड लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप वहाँ से देख लें प्लेलिस्ट में जाके। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होते हैं ये कम हो जाते हैं, ये भी मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ा रखा है। ठीक, तो आप वहाँ से देख लें। और एक्सरे कराते हैं हम। एक्सरे क्यों कराते हैं? यानी कि लंग्स के अंदर पानी वगैरह देखने के लिए हम एक्सरे करा सकते हैं। ठीक है, और छठा होता है हमारा, सातवां होता है हम USG। USG क्यों कराते हैं हम? जैसे पेट के अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ है, यानी कि एसाइटिस को देखने के लिए। और किसके लिए करा सकते हैं? दूसरा हम हिपेटोमेगली के लिए करा सकते हैं। हिपेटोमेगली, हेपेटोमेगली मतलब लीवर का साइज़ तो नहीं बढ़ गया है, उसको देखने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? ये लास्ट लेक्चर है हमारा डेंगू का, ख़त्म हो जाएगा इसके बाद डेंगू। तो ट्रीटमेंट हमारा देखो, फर्स्ट देखो, जैसे प्लेटलेट्स जो तुम्हारे काउंट्स हैं, प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स तुम्हारे 1 लाख से कम है, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा हैं, तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे। जैसे फ्लूइड मेंटेन वगैरह करने के लिए कोई ऐसा नहीं देंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे सॉरी, यानी कि फ़ीवर के लिए आप क्या दे सकते हैं? पैरासीटामोल दे सकते हैं। और पेन के लिए आप ये पैरासीटामोल ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट कराएंगे पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं है जैसे आपने ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट ठीक हो गया तो फिर काम करने लगा। ठीक है, तो पेशेंट है उसे रेस्ट पे रहने देंगे, यानी कि बैठा रहने दें या आप उसे लेटा रहने दें। ठीक है, और हाइड्रेट, हाइड्रेट जैसे फ्लूइड को मेंटेन करना, तो आपको 24 घंटे में 2 लीटर फ्लूइड लेना है। ठीक है, तो आप ORS यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ORS को ऐसे ही यूज़ करना है, जैसे एक पाउच आता है हमारा, 5 रुपये वाला ORS होता है, तो उसे आपको लेना है और आधे लीटर पानी में घोल के पी लेना है। यानी 24 घंटे में 2 लीटर लगभग, यानी कि 5-4 पाउच। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप गंदे पानी में घोल लें उसे, पानी जो निकालना है फिर उसे गर्म करना है, या मिनरल बोतल आती है उसमें यूज़ करके आप ORS का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करेंगे आप? देखो, जैसे नारियल का पानी यूज़ कर सकते हैं आप, नारियल पानी है। और क्या यूज़ कर सकते हैं? पपीता खा सकते हैं आप, पपीते के पत्ते का रस यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? कीवी का फल होता है, तो कीवी का फल मिल जाए, या आपको कीवी के फल का जूस मिल जाए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और बकरी का दूध यूज़ कर सकते हैं। और एक ना हेल्थ ओके नाम से आता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ ओके। इसमें क्या होता है, जिंक वगैरह होती है, तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं ये, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसे ऐसा नहीं है तुमने पूरे दिन पीते रहे, सुबह शाम पीना होता है 1-1 गिलास, क्योंकि इससे डायरिया कंडीशन हो सकती है आपको। और अगर आप अगर वॉमिट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि ऑन्डेंसिट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। ये इसका ब्रांड नेम नहीं है, केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, बोमिकाइन के नाम से मिलती है। या डोमपेरिडोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं?
एब्डोमिनल पेन, तो इसके लिए आप डाईसाइक्लोमीन यूज़ कर सकते हैं, डाईसाइक्लोमीन। ठीक है, अब डाईसाइक्लोमीन हो गया। एंटीबायोटिक कौन सा यूज़ कर सकते हैं आप, देखो एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते, एंटीबायोटिक तो लेना पड़ेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक का कोई डेंगू में यूज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी एंटीबॉडीज़ कम हो जाती है तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जैसे निमोनिया वगैरह ना हो जाए, इसलिए आपको एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक तुम्हारी कौन कौन सी होती है, जैसे सिप्ट्राइक्सोन यूज़ कर सकते हैं, एक्सोन यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप सिफेक्सिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोनोसेफ नाम से एक आती है एंटीबायोटिक, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हेमरेजिक मतलब जैसे आपके शरीर से फ्लूइड बाहर निकल आया या ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे फ्लूइड का लॉस हो जाएगा, फ्लूइड लॉस होगा, और आरबीसी का लॉस होगा, बीपी तुम्हारा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बीपी कम हो जाएगा, और जब बीपी कम हो जाएगा तो तुम्हारा हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ने लगेगी, रेस्पायरी रेट भी तुम्हारी बढ़ेगी। देखो हार्ट रेट और जो रेस्पायरी रेट होता है इसका 1 यानी कि 4:1 का रेशियो होता है। जैसे हार्ट रेट है तुम्हारी और रेस्पायरेटरी रेट, तो ये 4:1 रहता है, यानी कि अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो रेस्पायरी रेट भी तुम्हारी बढ़ने लगेगी। और क्या होगा, जैसे एंजाइटी हो जाएगी पेशेंट के लिए, एंजाइटी मतलब चिड़चिड़ापन एक किस्म का। ये देख लो, जैसे देखो अगर बीपी तुम्हारा कम हो रहा है, इस एक चीज़ को से देख लो, हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये देखो माइल्ड यानी कि ये बीपी है तुम्हारा, यानी कि माइल्ड है, मॉडरेट यानी कि इतना बीच का कम हुआ है, या सीवियर तरीके से तुम्हारा बीपी फॉल कर गया है। ठीक है, बीपी कम है तो माइल्ड, ये देखो हार्ट रेट देख लो तुम्हारी, और ये है रेस्पायरी रेट। तो माइल्ड में तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ हुई रहेगी, इसमें मॉडरेट में भी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इसमें बिल्कुल हार्ट रेट तुम्हारी ज़ीरो हो जाएगी लगभग। ऐसी रेस्पायरी रेट यहाँ भी बढ़ेगी। मॉडरेट अगर बीपी तुम्हारा गिरा हुआ है यानी कि बीच का, तो बढ़ जाएगा, और यहाँ सीवियर बीपी फॉल कर गया यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी फॉल कर गया, तो लगभग जीरो तुम्हारा हार्ट रेट या रेस्पायरी रेट हो जाती है। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या देते हैं हम, फ्लूइड थेरेपी देते हैं, फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, फ्लूइड थेरेपी तुम्हारा फ्लूइड कौन कौन सा हो सकता है, देखो जैसे एनएस हो सकता है, नॉर्मल सैलाइन बोलते हैं एनएस के लिए। ठीक है, और आरएल हो सकता है, रिंगल लैक्टेट, और डीएनएस, डेक्सट्रोस नॉर्मल सैलाइन। ठीक, तो इसे किस स्पीड से देते हैं, यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर में देखो, फर्स्ट है तुम्हारा 6 ml पर kg 1 आवर्स में फ्लूइड को हम चढ़ाएंगे। अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है, सपोज मान लो यानी कि एक बंदा 50 किलो का है, कोई 50 kg का कोई पेशेंट है, तो 6 ml गुणा 50 यानी 5 × 30, यानी कि 300 ml फ्लूइड को 1 घंटे में चढ़ाना है। ठीक, देखो अगर इतना फ्लूइड अगर हम दे रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो जाता है, इम्प्रूवमेंट हो गया, जैसे लाइक इम्प्रूवमेंट क्या, जैसे बीपी उसका क्या है, नॉर्मल हो जाए फ्लूइड चढ़ाने पे, या हार्ट रेट उसकी क्या है, नॉर्मल हो जाए,
और अच्छा फील करने लगे, फीलिंग वेल यानी कि अच्छा फील करने लगे, यानी कि तो जो हम फ्लूइड की मात्रा है वो कम कर देते हैं। रिपीट करते तो हैं फ्लूइड को हम, लेकिन फ्लूइड की मात्रा घटा के हम कितनी कर देते हैं, 3 ml पर केजी 1 आवर्स, यानी कि 1 आवर में इस हिसाब से चढ़ाएंगे हम, इस रेट से। ठीक। और अगर इतना फ्लूइड देने के बाद, जैसे हमने फ्लूइड दिया है यानी कि 6 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं, और अगर इस स्पीड से भी अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो हम फ्लूइड को क्या है बढ़ाएंगे, मतलब कितना कर देंगे, यानी कि 10 ml पर केजी पर आवर्स, यानी कि 1 आवर्स में हम इस स्पीड से बढ़ाएंगे फ्लूइड को। ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो फ्लूइड की स्पीड को हम कम कर देंगे, 5 ml कर देंगे, 5 ml पर केजी 1 आवर्स। ठीक। और अगर सपोज मानो अगर तुम्हारा 10 ml पर केजी 1 आवर अगर फ्लूइड देने के बाद भी अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, देने के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा लीक कर रहा है, मतलब ठीक है, प्लाज्मा लीक कर रहा है, प्लाज्मा लीक, अगर प्लाज्मा लीक कर रहा है तो हमें क्या देंगे, हम हीमोसील देते हैं यहाँ पे। हीमोसील एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो इसकी स्पीड कितनी रखते हैं हीमोसील की, हम रखते हैं 10 ml पर केजी 1 आवर, इतनी स्पीड से हम इसको देते हैं हीमोसील को। ठीक है। लेकिन अगर हीमोसील हम चढ़ा रहे हैं तो हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हीमोसील भारी है, हमारा हार्ट इतना लोड नहीं उठा पाया और हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो सकती है अगर तेज़ी से हमने चढ़ा दिया, तो मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर हीमोसील देने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है, इम्प्रूवमेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड को, इसे हीमोसील को हटा के हम एक फ्लूइड देते हैं 6 ml पर केजी यानी कि 1 आवर, NS देते हैं, नॉर्मल सैलाइन देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और 2 हो गई, और ये तीसरा है, जैसे सपोज मान लो तुम्हारा हीमेटोक्रिट्स घटा हुआ आ रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे हम, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देंगे। इसका मतलब क्या है, RBC कम हो गई है इन ब्लड, RBC कम हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देंगे, ठीक। और चौथा हम ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, ये हो गया हमारा डेंगू हेमरेजिक फीवर का मैनेजमेंट, यानी कि फ्लूइड को जो मेंटेन करते हैं। अब देखो डेंगू हेमरेजिक फीवर, देखो सॉरी डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, यानी कि फ्लूइड को किस तरह से मेंटेन करेंगे। पहले इसका देख लो, जैसे डेंगू शॉक मतलब यानी कि बेहोश हो रहा है, इतना बीपी फॉल कर गया है पेशेंट का कि वो, देखो तो बीपी का पेशेंट उसका बहुत ज़्यादा गिर गया है पेशेंट का। अब जब बीपी, देखो बीपी की पहचान कैसे करते हैं, जब बीपी बहुत ज़्यादा गिर गया है तो जो तुम्हारे हाथ और जो पैर होते हैं ना बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, ठीक, तो पता चल जाता है कि हाँ हमारा बीपी बहुत ज़्यादा गिर गया है। ठंडे हो जाते हैं।
ठीक। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, सॉरी कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस यानी कि बेहोश होने लगता है पेशेंट जो होता है, वो बेहोश होने लगेगा। बेहोश होने लगेगा तो ठीक है, और क्या होगा, यानी कि शॉक सिंड्रोम में क्या होगा और क्या हो सकता है, जैसे तुम्हारा हार्ट रेट, सॉरी मतलब जो तुम्हारा फेस होगा वो पेल यानी कि सफ़ेद हो जाएगा एकदम। और क्या हो सकता है, यानी कि साइनोसिस, जैसे होंठ उसके नीले हो जाएंगे, जुबान नीली होने लगेगी। ठीक है, हार्ट रेट तुम्हारी क्या होगी, बढ़ा हुआ होगा, और रेस्पायरी रेट भी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है। हाँ, अब देखो फ्लूइड को कैसे मेंटेन, अब इसमें भी फ्लूइड देंगे हम, फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे। फ्लूइड वो ही देंगे, एनएस देंगे, आरएल और डीएनएस देंगे। देखो लिख दे रहा हूँ फिर भी, फ्लूइड जो होगा हमारा वो होगा एनएस, नॉर्मल सैनाइड, आरएल और डीएनएस, ये तुम्हारा फ्लूइड होगा। ठीक, अब इसे फ्लूइड को कितनी स्पीड से देंगे हम, देखो 20 ml पर kg 1 आवर, यानी कि इतना ml फ्लूइड 1 आवर्स में आपको चढ़ाना है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, एक 50 kg का कोई पेशेंट है, ठीक है, तो 20 गुणा 50, 5 दूनी 10, 1000 ml फ्लूइड तुम्हें 1 घंटे में चढ़ाना है इसके पेशेंट के। देखो अब इसमें क्या होगा, अगर इम्प्रूवमेंट होता है, अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो रेट ऑफ इन्फ्यूज़न को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रेट ऑफ इन्फ्यूज़न क्या करेंगे, कम कर देंगे। और बी, अगर नो इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, हम हीमोसील देते हैं उसको पेशेंट को। ठीक है, ठीक। और एक तो ये हो गया ए, और दूसरा क्या होगा, अगर हीमोक्रिट वैल्यू तुम्हारी कम आ रही है तो मैंने उसमें बताया था ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देंगे। और तीसरा क्या होगा, अगर सपोज़ मानो प्लेटलेट्स आपकी कम आ रही हैं, प्लेटलेट्स काउंट आपके लगभग 30,000 से भी कम हो रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, SDP, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देते हैं। ठीक है, तो ये एक SDP से तुम्हारी कितनी प्लेटलेट्स बन जाएंगी, लगभग 3,000 बढ़ जाती हैं। जो तुमने गांव में सुना होगा क्या, जम्बू चढ़ा दिया, तो ये एक जम्बू तुम्हारा 3,000 प्लेटलेट्स तुम्हारी बढ़ा देगा। ठीक है, और जैसे सपोज मान लो अगर क्लोटिंग फैक्टर आपका कम हो रखा है, चौथा मतलब क्लोटिंग फैक्टर है आपका, क्लोटिंग फैक्टर आपका कम हो गया, तो आपको क्या देना है, तो आपको देना है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये हो गया। तो इससे जो देते हैं हम, वो देते हैं हम 10 ml पर kg के हिसाब से, 10 ml पर kg के हिसाब से। टाइम लगभग 1 से 4 घंटे में चलाते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। एक चीज़ और नोट में लिख लो आप, जैसे जो डेंगू का पेशेंट होता है, हम एस्प्रिन, डिस्प्रिन, आइबुप्रोफेन,
इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। और एक और जैसे जैसे पानी है, तो पानी जो घरों के अंदर जैसे कूलर के अंदर है, पानी से हम साफ़ कर देंगे, ठीक है। और जैसे जो बंदा इन्फेक्टेड है यानी कि, तो उसको क्या करेंगे, हम इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छरदानी उड़ा के रखेंगे, ठीक, ताकि दूसरे को ना फैले। यह आज हमारा डेंगू कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।